नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9 और आपकी मनी यानी आपके पैसे को लेकर के एक बड़ा डॉक्यूमेंट जो आता है वो है बजट। और सबके मन में क्या सवाल है कि क्या बजट 2026 इनकम टैक्स कम करेगा? क्या होम लोन लेने वाले राहत की सांस लेंगे? क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन को 1 लाख तक एक्सटेंड कर सकती है सरकार? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट फरवरी में पेश कर रही हैं और हर टैक्स पेयर के दिमाग और दिल में यही सवाल है, यही उम्मीदें हैं जो हिलकोरे मार रही हैं कि क्या बजट 2026 उनकी जेब पर बोझ कम कर सकता है, उन्हें खुशखबरी दे सकता है या फिर आपके अरमानों पर पानी फेर सकता है। वैसे पृष्ठभूमि तो तैयार है, इकोनॉमी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जीडीपी को लेकर चिंताएं कम हो गई हैं। आरबीआई ने ब्याज कटौती की साइकिल शुरू कर दी है और कहा है कि अभी और हम इन 3 महीने में एक कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। महंगाई काबू में है, तो क्या ये बजट अब टैक्स के फ्रंट पर भी हमें खुशखबरी दे सकता है? लेकिन जी हाँ, हमेशा एक लेकिन होता है और ये लेकिन भी बहुत बड़ा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, टैरिफ पर मामला अभी तक अटका हुआ है, एक्सपोर्टर्स चिंतित हैं, जॉब क्रिएशन को लेकर सरकार भी चिंतित है। और ऐसे में क्या लगता है, सरकार टैक्स पेयर्स की उम्मीदों पर पानी तो नहीं फेर देगी इस बार? तो यही समझने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं टैक्स एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद रावल जी। और आप इन्हें मनी 9 पर देखते रहेंगे क्योंकि बजट और टैक्स को समझने में ये हमारी काफी मदद करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनोद सर। सबसे पहले मैं बजट के टॉपिक पर जाऊं। नया इनकम टैक्स कानून भी 1 अप्रैल से लागू हो रहा है, तो आपके जैसे तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इसका स्वागत किया था, तो इसकी शुभकामनाएं। और ये जो नया कानून आएगा ये टैक्स पेयर्स की जिंदगी को कितना बदलेगा, आपको क्या समझ में आ रहा है? और क्योंकि नया टैक्स कानून आ रहा है इसलिए इस बजट में क्या हम देखेंगे वित्त मंत्री कहेंगे कि अब तो नया कानून हम दे रहे हैं, हम अब कुछ नहीं देने वाले टैक्स पेयर्स को? नमस्कार। मनी नाइक के दर्शकों और प्रियंका जी, आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक। और मेरी एक दुआ है कि ये जो बजट आए कम से कम ये आप सब लोगों के लिए बहुत फायदे का हो और जो लेकिन आपने लगाया वो लेकिन कहीं पीछे छूट जाए और हम आगे बढ़ जाए। बिल्कुल। तो जहां तक नए आयकर कानून की आपने बात की, बिल्कुल हम सब लोगों ने इसका खुले दिल से स्वागत किया था और आज भी करते, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी इसमें बदलाव कुछ नहीं था, कोई नए इंटरप्रिटेशन इशू नहीं थे। जो 819 सेक्शन हुआ करते थे उसको घटाकर 536 कर दिया गया। जो 47 चैप्टर्स थे उसको घटाकर आधा मतलब 23 कर दिया। और जो वर्ड्स थे 35% इसके शब्द जो थे वो घटा दिए गए, मतलब कम पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब जब कम हुआ तो उसका फायदा बिल्कुल एक आम आदमी को मिलेगा और उससे लिटिगेशन कम होगा, कहीं ना कहीं जो अदालतों पर बोझ है वो भी कम होगा और एक आम आदमी के लिए बहुत फायदे का सौदा है कि कैसे उसके लिए आसान हो जाएगा। जो दूसरी बात आपने कही बजट वाली, तो बजट पर नो डाउट उसका इससे कोई संबंध नहीं है। ये तो एक प्रोसीजरल एक्ट है जो जिस तरह से आईपीसी को बदल करके भारतीय न्याय न्याय संहिता किया गया था, उसी तरह से इस कानून को बदला गया। और नो डाउट जरूरत थी क्योंकि हम अब आईटी के युग में आ चुके हैं, तो उसको देखते हुए यह बदलाव बहुत जरूरी था और सरकार ने बहुत सही समय पर ये वक्त अपना जो कदम उठाए हैं और उसका फायदा सबको मिलेगा। मुझे वैसे लगता है ये ये जो 60 साल नया पुराने कानून है कानून को विनोद बाय जी, बाय। उसमें हम एक और चीज को बाय बाय कह रहे होंगे, वो असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, इन सब की जगह अब 1 अप्रैल से एक शब्द इस्तेमाल होगा, टैक्स ईयर। मुझे लगता है प्रियंका जी ये सबसे ज्यादा हमारी जान छूटने वाली है, क्योंकि हम क्लाइंट को पिछले 30-37 साल के कैरियर में असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर नहीं समझा पाते थे। वो कहता था कि मेरा 25-26 हो गया, आप ही कह रहे हैं, तो हम कह रहे होते थे असेसमेंट ईयर है। तो सरकार ने इसको बदल करके अच्छा एक स्टेप उठाया, उसको टैक्स ईयर कर दिया गया। तो अब एक ही साल को बोला जाएगा, जैसे अगले साल को अब हम बोलेंगे टैक्स ईयर 25-26, दैट्स ऑल। कोई असेसमेंट ईयर नहीं, कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं, इट विल बी टैक्स ईयर ओनली। इसी को ही आप असेसमेंट ईयर मानिए, तो 2 सालों का ये झंझट खत्म हुआ, टैक्स ईयर कहलाएगा और ये बहुत अच्छा एक कदम है, इसका फायदा मिलेगा। चलिए, तो सिंप्लीफिकेशन की तरफ जो है ये कानून जो है हमें ले जाएगा, यही उम्मीद रखते हैं। पेजेस कम हैं, धाराएं कम की गई हैं, आसान शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में नहीं उलझिए, सीधा सीधा टैक्स ईयर समझिए। अब आते हैं बजट पर। वित्त मंत्री अपना 9वां बजट पेश कर रही हैं विनोद सर, और अगर हम इसका पिछला पेज यानी 2025 जब आप हमारे साथ स्टूडियो में थे उसे पलट कर देखते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में बम्पर चेंज हुआ था। टैक्सेबल इनकम की शुरुआत
4 लाख से अब होने लगी थी। 87A रिबेट को कहाँ ले गए? पुराने वाले में तो 87A रिबेट 5 लाख तक की इनकम में मिलता था, अब जो है उन्होंने इसे 12 लाख कर दिया। तो इन बम्पर चेंजेस के बाद आपको क्या लगता है इस बजट में हम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह की चेंज या फिर आपके शब्दों में रैशनलाइजेशन की उम्मीद रखें या नहीं रखें? नहीं, देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और आपको याद होगा हम दोनों इसी पे बात करते हैं कि उम्मीद बिल्कुल रखनी चाहिए, और उम्मीदें पूरी होती भी हैं। पिछली बार हुई भी थी, एक बिल्कुल एक ख्वाब की तरह लगा था जब वो फिगर आई थी। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो ऊपर का स्लैब है, जो 24 लाख वाला, जिस पर 30% टैक्स लगता है, उसको शायद बढ़ा करके 30% कर दिया जाए, 30 लाख तक ले जाया जाए। और नीचे भी जो रैशनलाइजेशन है, शायद टैक्स के स्लैब्स को कुछ कम ज्यादा किया जाए, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम ही मेन तो अब चलता है, उसी पर है। जो आपका रिबेट जो है उसी पर दिया गया था। तो एक तो उसकी उम्मीद करते हैं, और दूसरा एक मुझे ऐसा लगता है जिस पर सरकार को, हालांकि सरकार इस पर बहुत ज्यादा एग्रीड नहीं थी पहले भी, कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जो स्पेशल रेट के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी 12 लाख की सीमा में कहीं अगर शामिल कर लिया जाए, तो जो लोग सिर्फ 12 लाख तक ही कमाते हैं, भले ही उसने 1 लाख कैपिटल गेन से कमाया हो, तो उसको रिबेट देने में मुझे नहीं लगता कोई एतराज होना चाहिए, क्योंकि सरकार 30% छोड़ने को तैयार है, तो 12.5% में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक दो चीजें जो इसके अंदर आएंगी, वो उसका बेनिफिट आना चाहिए। रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्लैब्स होने चाहिए। और ये जो 12 लाख का है, शायद अगले साल 27 के लिए मुझे लगता है इसको और बढ़ा दिया जाए और उसको 15 कर दिया जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी उम्मीद की जा रही। मैं फिर कहूंगा कि अभी हम सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं। कोई ये अभी बजट जब आएगा तब पिटारा खुलेगा, तो हम सब लोगों को पता लगेगा कि हम कहाँ हैं। ओके, सो न्यू टैक्स रिजीम के हमारे पास इनकम स्लैब और टैक्स दिख रहे हैं। मैं चाहूंगी वो प्लेट हम फिर से दिखाएं। और विनोद सर जिस बात पर हाईलाइट कर रहे थे, मैं उसे बोलना चाहूंगी कि वो कह रहे हैं कि भाई ये जो आखिरी वाला स्लैब देख रहे हैं ना आप, अपर स्लैब जो हम कहेंगे, हायर स्लैब जो है इनकम का, वो है कि 24 लाख से ऊपर की इनकम पर सीधा सीधा 30% टैक्स लगता है। और इसको लेकर के इसको रैशनलाइज करने की मांग हो रही है। तो हो सकता है अपर इनकम स्लैब का जो ये लिमिट है 24 लाख, इसको बढ़ाने की उम्मीद है। कई इंडस्ट्री बॉडीज ने भी ये डिमांड रखी है। और विनोद सर, आपको क्या लग रहा है, अगर इसे बढ़ाया जाए, जो 24 लाख वाला जो है कि इसके ऊपर 30% लगता है, तो ये कितना बढ़ सकता है? आपकी क्या उम्मीद है इस पर? और आपको लगता है कि ये कदम सही होगा, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, इसको बढ़ाना चाहिए? जो मांग है, जिस तरह की कमाई हो रही है लोगों की, उसमें मांग है कि भाई ये 24 लाख वाले को और ऊपर ले जाइए, यानी आप इसकी शुरुआत कीजिए 35 लाख। किसी ने तो 50 लाख की भी डिमांड की कि 50 लाख तक के इनकम के ऊपर 30% टैक्स होना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 24 लाख की फिगर है, ये 30 लाख के आसपास आनी चाहिए। 30 लाख के ऊपर 30% हो जाना चाहिए। और उसका असर पिछले वाले स्लैब से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिखेगा। अगर बेसिक स्लैब को भी 4 लाख से बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 12 लाख तक टैक्स तो वैसे भी नहीं है, तो ये जो 5% वाला स्लैब है वो प्रैक्टिकली रिडंडेंट हो जाता है, अनटिल अनलेस आपकी इनकम ऊपर जाती है। तो मेरे को लगता है ऐसा कि थोड़ा सा इस स्लैब से रैशनलाइजेशन होगा, क्योंकि अगर 1-1 लाख भी बढ़ाया जाएगा तो ये सीधा 30 लाख पे चला जाता है। अगर 5 लाख पे आता है और दूसरा स्लैब 5 से 10 पे जाता है, तो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 बड़े आराम से होता है। तो 30 के बाद जो है 30 लैक्स का स्लैब आता है। तो ये रैशनलाइजेशन, मुझे ऐसा उम्मीद है कि सिर्फ 1 लाख का ऊपर बेसिक एग्जम्पशन बढ़ाने से ही पूरे का पूरा जो है चेंज आ सकता है। और इसकी बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है। ओके, तो हम देख सकते हैं कि 1-1 लाख जो है इनकम स्लैब को खिसका दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद हम रख रहे हैं। ये फाइनल डिसीजन नहीं है। और अब मैं चाहूंगी 87A के रिबेट पर भी थोड़ी सी बात कर लें। 87A रिबेट पर हमें बम्पर मुनाफा तो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो मिल रहा है, पर ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी वो 5 लाख पर ही बना हुआ है। 87A रिबेट में बदलाव की उम्मीद है? आपको क्या लग रहा है विनोद सर? 12 लाख तक कर दिया है न्यू टैक्स रिजीम में, ओल्ड टैक्स रिजीम में वही पिछला 5 लाख वाला ही हिसाब चल रहा है, वहां पर चेंज करेंगे क्या? देखिए, फिर मैं अपने शब्द में वापस आऊंगा कि सरकार का जो ब्लू आइड बेबी है वो न्यू रिजीम है। ओल्ड रिजीम से उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी तरह का। अगर आपको याद हो तो पिछली बार उन्होंने उसके स्लैब्स को भी नहीं छेड़ा था, 87 तो छोड़ दीजिए। तो उन्होंने किसी तरह से उसमें बहुत ज्यादा रिबेट नहीं दिया था। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और मुझे कहीं कहीं लगता है कि अब शायद इस स्लैब को, इस रिजीम को ही बाय बाय ना कर दिया जाए, क्योंकि दो रिजीम किसी भी देश में नहीं चलते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सनसेट क्लॉजेस मीट हो गए हो
क्योंकि नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है। जब नया इनकम टैक्स आ रहा है तो मुझे नहीं लगता दो रिजीम कंटिन्यू किए जाएंगे। तो जहां तक मुझे तो लगता है, आप 87A की बात कर रही, मुझे लग रहा है ओल्ड टैक्स रिजीम को ही गुड बाय कर दिया जाए और सब कुछ जो किया जाएगा न्यू रिजीम में किया जाए, क्योंकि लुक्रेटिव है, बेनिफिशियल है, सबको फायदा है। 11 लाख से ऊपर जाते ही आपका नया टैक्स रिजीम फायदे में हो जाता है। तो मुझे कहीं कोई उम्मीद नहीं दिखती कि ओल्ड टैक्स रिजीम को कुछ छेड़ा जाएगा, और मुझे कोई डिमांड भी नहीं है किसी भी तरह से इंडस्ट्री की तरफ से। पर न्यू टैक्स रिजीम में फिर आपको लग रहा है जो 12 लाख का लेवल है वो ही मेंटेन होगा 87A रिबेट में, और ओल्ड टैक्स रिजीम पर अभी सरकार की ज्यादा रुचि नहीं नजर आ रही है, तो हम नहीं, मान मुझे के लगता है उसको भी थोड़ा 12 से 15 किया जाएगा, क्योंकि हाउसिंग का रिबेट जो है 2 लाख रुपए का, वो कहीं ना कहीं अकोमोडेट करने की जरूरत है। वो आना चाहिए, वो उसका बेनिफिट जो आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें जब हटेंगी, जब उसका सनसेट होगा, तो उनका बेनिफिट यहाँ कहीं ना कहीं दिया जाना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। ओके, आपने जो है एक दुखती रग को छेड़ दिया है होम लोन के बारे में बात करके। ठीक है, सो होम लोन का बेनिफिट, इंटरेस्ट पर जो बेनिफिट सेक्शन 24B का हमें ओल्ड टैक्स रजीम में मिलता है वो न्यू टैक्स रजीम में नहीं है, और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ऐसा हो सकता है कि 87A रिबेट का दायरा बढ़ा दे, आप यही कह रहे हैं राइट? तो यानी होम लोन के इंटरेस्ट पर जो अलग से जो सेक्शन जी हाँ। 24B की छूट मिलती है वो हम उसकी एंट्री न्यू टैक्स रजीम में नहीं देखेंगे, लेकिन हो सकता है 87A को बढ़ा करके राहत देने की कोशिश की जाए। विनोद सर? जी बिल्कुल, उससे हाउसिंग इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, जो कि बहुत ओवरड्यू डिमांड है। और उसके साथ साथ जो छोटा टैक्स पेयर है, जो आप जैसे, आप नोएडा में रहती हैं, तो आपने अपना एक हाउसिंग लोन लिया हुआ है, तो आपको 3 लाख रुपए का एक स्पेशल रिबेट मिल जाता है 87A के अंदर। अगर आपकी आय 15 लाख तक है और आपके पास हाउसिंग लोन है, तो 87A को एक्सटेंड किया जा सकता है उस तरीके से उसके साथ। ओके, तो ये एक बड़ी बात है और एक अच्छा आइडिया भी है विनोद सर जो बता रहे हैं कि भाई आप 87A रिबेट की लिमिट को बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमेशा वित्त मंत्री ने कहा कि हम न्यू टैक्स रजीम में जो है ये डिडक्शंस और ये सब नहीं देने वाले हैं, जो चल रहा है वही चलेगा। तो हो सकता है, ये उम्मीद है, अब देखते हैं बजट वाले दिन क्या होता है, कि न्यू टैक्स रजीम में 87A रिबेट को थोड़ा एक्सपैंड किया जाए, थोड़ा एक्सटेंड किया जाए। अब आते हैं एक छूट जो सैलरीड की के लिए बहुत ही प्यारी है, क्योंकि सैलरीड को ही मिलती है, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन की। अब इसमें भी भेदभाव तो हुआ ही है, ओल्ड टैक्स रजीम में कम है स्टैंडर्ड डिडक्शन और न्यू टैक्स रजीम में ज़्यादा है। आपको क्या लग रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन पर कुछ एक्शन हम देखेंगे या स्टैंडर्ड डिडक्शन अनटच्ड रहेगा इस बार? क्योंकि सैलरीड अगर हैं तो लगता है भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन के ज़रिए बचत हो जाती है। क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ हम देख सकते हैं चेंजेस इस बार? बिल्कुल, आप उम्मीद करिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 शायद रखी इसीलिए गई थी कि 1 लाख अगले साल करने के काम आ जाए, वरना पिछली बार ही 1 लाख कर दी जाती। तो मुझे लगता है 1 लाख तो कम से कम आप उम्मीद कीजिए। हालांकि मांगना ज्यादा चाहिए इस सरकार से, तो आपको आराम से मिल जाता है, लेकिन 1 लाख तो आप मान के चलिए आपको मिल ही जाएगी। मुझे इसमें कोई संदेह ही नहीं दिखाई देता किसी भी तरह से इसको 1 लाख करने में। न्यू टैक्स रिजीम में बात कर रहा हूँ, ओल्ड टैक्स रिजीम में तो बात ही नहीं करते हम। तो न्यू टैक्स रिजीम में ये बिल्कुल बढ़ सकती है। ओके, सो विनोद सर इतने पॉजिटिव आप अभी तक मेरे किसी भी डिमांड में नहीं लगे जितने स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर के आप लग रहे हैं। पर मेरा ये कहना है कि महंगाई को मात देने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसी छूट जो है वो हमें मिलती है, और महंगाई अगर सरकार कंट्रोल में रख रही है तब भी आपको उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हम न्यू टैक्स रजीम में 75,000 से 1 लाख जाते हुए देखेंगे? देखिए, महंगाई, इन्फ्लेशन का डाटा अपनी जगह है, लेकिन आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ तो, सॉरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयज के लिए कुछ तो आप डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि बिजनेसमैन को बहुत सारी डिडक्शंस मिलती हैं अपने खर्चों के अगेंस्ट। और सैलरीड के लिए, क्योंकि उसको ट्रैवल भी करके आना होता है, उसके पास अपने जो बिजनेस प्लेस पे आने के लिए, जो काम की जगह पे आने के लिए, उसके पास किसी तरह की कोई छूट अवेलेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कम से कम उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट और उन चीज़ों को देखते हुए कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो उसको मिलने चाहिए। हालांकि इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अभी भी है, तो घर पर खर्चे बढ़ गए हैं सब लोगों के। तो ये छोटा सा एक, मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 20-25 हज़ार रुपए का रिबेट देने से। इससे सरकार के उस खजाने पर कोई बहुत ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ता है। तो आई थिंक ये तो बहुत आसान है और करना ही चाहिए। इसका खाली महंगाई से संबंध नहीं है, पर आप अपने काम की जगह पर जाने के लिए आपको रिबेट किसी भी प्रकार का नहीं है। कुछ छोटे छोटे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन पर छूट नहीं मिलती, जबकि आप जो पैसा कमाते हैं उस पर पूरा टैक्स आप देते हैं। तो शायद ये उस रिजीम के अंदर इसका बेनिफिट दिया जाना चाहिए। मेरी मेरी ऐसी एक मांग है वित्त मंत्री से, मुझे लगता है वित्त मंत्री इसको सुनेंगे। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो है विनोद सर हैं इस बात को लेकर कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जाएगा, क्योंकि मुझे याद है पहले हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एक मेडिकल अलाउंस भी मिलता था,
उसको भी रोल बैक कर दिया गया है। तो क्या हम स्टैंडर्ड डिडक्शन में देखेंगे 75,000 से 1 लाख तक की बढ़त? उम्मीद तो यही है। और जिस तरह से पॉजिटिव लग रहे हैं विनोद रावल सर, हमें भी पॉजिटिव होना चाहिए कि हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सरकार बढ़ा देगी, भले ही स्लैब्स को ना छुए, भले ही 87 रिबेट को ना छुए, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख पर पहुंच जाए, यही उम्मीद है हमारी। सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ टैक्स में राहत मिल सकती है क्या? अभी हम देखते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो 60 साल से ऊपर है उनके लिए इस तरह के रेट्स हैं, इनकम स्लैब और टैक्स रेट, और सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 प्लस हैं उनके लिए भी हैं। इनको कोई रिलीफ ऐसे पर्टिकुलरली अभी तक अनाउंस नहीं हुई है पिछले कई बजट में। आपको लगता है इस बार सीनियर सिटीजन्स को उम्मीद बांधनी चाहिए, और आपको क्या लगता है उन्हें क्या मिलना चाहिए विनोद जी? बहुत समय से मैंने देखा है कि बजट में इनको इग्नोर किया गया है। क्या मैं सही हूँ ना? मुझे तो लग रहा है इनको बहुत इग्नोर किया गया है कुछ बजट्स में। बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूं प्रियंका जी। हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में पैसा कमा के अपने बच्चों को बड़ा किया, और आज अगर उनके पास कुछ आय है और उन्होंने जिंदगी पर टैक्स दिया उस पैसे पर, ऐसा नहीं कि उन्होंने टैक्स नहीं दिया, लेकिन अगर अब उनको अब इंटरेस्ट की इनकम आती है या कहीं से डिविडेंड आता है या कहीं से किसी तरह से उनकी कोई पैसिव इनकम्स है, रेंटल पर है, तो मुझे लगता है उनको स्पेशल रिबेट मिलना ही चाहिए। इट्स ए रेस्पेक्ट टू देम। तो उसको उनको इस तरह का एक रिबेट जो है न्यू टैक्स रिजीम में भी दिया जाना चाहिए कि उनका जो चाहे 87 है उनके लिए एक्सटेंड कर दिया जाए एज के साथ, या किसी भी तरह से बेसिक एग्जम्पशन को बढ़ाया जाए। मुझे ऐसा लगता है उनको बिल्कुल रिबेट दिया जाना चाहिए। हालांकि आप जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम है, और मुझे नहीं लगता ओल्ड टैक्स रिजीम कंटिन्यू होने वाला है। पर सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर आप वहां भी रखते हैं, क्योंकि उनको रिबेट्स कोई और नहीं चाहिए होते किसी प्रकार के, ज्यादा से ज्यादा मेडिकल प्रीमियम पे करते हैं, वो भी 80 ऊपर से ऊपर, आप जानते हैं 80 साल से ऊपर कितने लोग उसको अलाउ बेनिफिट को ले पाते हैं। तो दे आर आर एसेट्स। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं, वो हमारी एक संपत्ति है, हमारी एक एसेट है, हमारे लिए एक लायबिलिटी की तरह नहीं है। तो उनको हमें संभालना चाहिए, और संभालने के साथ उन्हें हमें रिबेट देना चाहिए, उनको एक इज्जत देनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए। वो हमारे लिए एक बहुत बहुत हैसियत रखते हैं हमारी जिंदगी। तो उनके लिए आप डिमांड कर रहे हैं कि उनको जो इंटरेस्ट इनकम होती है उसमें कुछ सरकार रिबेट दे? जी बिल्कुल, उनको डिविडेंड और इंटरेस्ट जो है उनको स्पेशल रिबेट्स मिलने चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी पैसे पर टैक्स दिया और उससे डिविडेंड है, आज उनका उसी से एक्सपेंस चलता है। तो मुझे नहीं लगता सरकार को कहीं ना कहीं इतना ज्यादा निष्ठुर होना चाहिए, उनके लिए थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए। क्योंकि और सरकार ये है भी एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने बुजुर्गों के लिए इज्जत करना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है किसी तरह चलिए, से। तो सीनियर सिटीजन्स को टैक्स में राहत जो है मिल सकती है इस बजट में। अब हम आते हैं कि आपके जो गेन्स होते हैं, आपको जो प्रॉफिट होता है इक्विटी से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसको हमने देखा कि बढ़ते हुए, पहले 10 था अब 12.5 हो गया है, लेकिन साथ ही में उसमें एक छूट भी रहती है। तो एलटीसीजी को लेकर आपने शो की शुरुआत में भी उम्मीद जताई थी विनोद सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन इक्विटी या इक्विटी से जुड़े म्यूचुअल फंड्स में जब निवेश करते हैं तो जो टैक्स लगती है, उसमें उसको लेकर के मार्केट्स भी बहुत सेंसिटिव हैं और वहाँ पे नजरें गड़ाए हुए हैं। आपको क्या लगता है एलटीसीजी में कुछ गुंजाइश है? सरकार कुछ कर सकती है? अगर बढ़ाएगी इस टैक्स के दर को तो हड़कंप मच जाएगा इन्वेस्टर्स में और मार्केट में भी। जी देखिए, जहां तक आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करती हैं, तो 1,25,000 रुपए की अभी जो है रिबेट मिलता है उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटीज पर। यह मुझे लगता है इसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसका कारण यह है कि जो 10,000 करोड़ सिर्फ टैक्स आता है उन लोगों से जिनकी आय जो है, जिनकी आय में 1.5 लाख रुपए के आसपास का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ये डाटा मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 से आपको दे रहा हूं, क्योंकि उससे डाटा मुझे अवेलेबल हो गया था। और ज्यादातर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जो टैक्सेस आ रहा है, वो 80% टैक्स जो है अपर स्लैब से है, जो 50 लाख रुपए से ऊपर की इनकम डिक्लेयर करते हैं। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इक्विटी का है, ये बिल्कुल बढ़ेगा और इसका बेनिफिट मिलना ही चाहिए कहीं ना कहीं। और ये भी रिबेट जो 1,25,000 है, इसको और बढ़ाया जाएगा, इसका बेनिफिट जो है मिलेगा, जिससे स्टॉक मार्केट को थोड़ा बूस्ट मिलेगा। और ये मैंने कहा आपसे, जो थोड़ा बहुत ये लोग पैसा पैसिव कमाने की कोशिश करते हैं, उनको उस पर छूट दी जानी चाहिए और उनको इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए, ताकि वो कुछ और काम करें और उसके साथ साथ ये अपने महंगाई को बीट करने के लिए पैसा उनके पास आ जाए।
तो 1,25,000 तक के गेन्स पर कोई टैक्स नहीं लगता है और विनोद रावल जी का कहना है कि यहीं पर सरकार जो है कदम ये उठा सकती है कि 1,25,000 को बढ़ाकर 1.5 लाख कर दे, 2 लाख भी कर सकती है। क्यों विनोद जी, हम तो मांगे कि 2 लाख तक के गेन्स पर कोई टैक्स ना लगे। जी जी, मैं आपके साथ सहमत हूं। ये होना तो 2 लाख ही चाहिए, पर दो मांगेंगे, पर मुझे लगता है 1,50,000 से ऊपर उम्मीद कम है। पर बिल्कुल सरकार का दिल बहुत बड़ा, आपने पिछली बार देखा है। तो मुझे लगता है क्योंकि ये डाटा उनके पास अवेलेबल है, एक 10,000 करोड़ का अगर सिर्फ टैक्स रेवेन्यू आ रहा है नीचे के स्लैब से, तो उनको बेनिफिट देने में कोई हर्ज नहीं है। उसका आप उसी टाइम को, आप उसी एनर्जी को, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप यूटिलाइज कर सकते हैं बाकी जगहों से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है सरकार बिल्कुल इसको आगे बढ़ाएगी और इस पर और अच्छे जो टैक्सेस हैं वो बड़े स्लैब से ज्यादा कलेक्ट करने की कोशिश करेगी। और अभी जो 12.5% का टैक्स लगता है एलटीसीजी पर, गेन्स पर आपको जो देना होता है 12.5, इसको चेंज कर सकती है क्या सरकार? क्योंकि जिस तरह से फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से देखिए डीमैट अकाउंट बढ़े, जिस तरह से म्यूचुअल फंड में सिप करने वाले इन्वेस्टर्स की तादाद बढ़ी है, तो क्या सरकार को भी तो रेवेन्यू चाहिए? तो क्या जो टैक्स वसूलती है, टैक्स की दर को बढ़ा सकती है क्या? देखिए, बढ़ाने का तो मुझे आसार दिखाई नहीं देते, क्योंकि 10% से 12.5% पिछली बार आए थे और सरकार का रेवेन्यू बहुत बढ़ गया है। और सरकार दो जगह से पैस टैक्स लेती है उसके ऊपर। एसटीटी में भी तो आपसे टैक्स ले रही है हर ट्रांजैक्शन के ऊपर, भले ही आपको लॉस हो रहा हो या गेन हो रहा हो। सरकार को तो पर ट्रांजैक्शन टैक्सेस मिलते हैं, वो टैक्स अलग से मिल रहा है, यहां से 12.5% अलग से मिल रहा है। पर मेरी तो उसके अंदर ये एक प्रार्थना रहेगी कि किसी भी तरह से इसको कम किया जाए। हम इसको जितना कम करेंगे इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को और इक्विटी पर, उससे हमारी स्टॉक मार्केट को बूस्ट मिलेगा और हम बहुत आगे बढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इसको बढ़ाने की जगह कम करने की तरफ सोचना चाहिए, ना कि बढ़ाने की तरफ जाना चाहिए। इंडिविजुअल्स की जगह क्या कामकाजी पति पत्नी के लिए कोई जॉइंट टैक्स की राहत दे सकती है सरकार? क्योंकि इंडिविजुअल्स के लिए तो हम बार बार अनाउंसमेंट सुन चुके हैं। क्या जॉइंट कपल है, जैसे जॉइंट होम लोन लेते हैं तो उनको छूट मिलती है, वैसे ही उन क्या इनकम पर भी हस्बैंड और वाइफ को छूट देने के लिए कुछ काम किया जा सकता है? देखिए, अमेरिका में बिल्कुल ऑलरेडी एक रिटर्न है, एक रिटर्न का फॉर्म है, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली करके। क्योंकि मैं यूएस टैक्सेशन भी करता हूं और इस पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी डिमांड किया, अपने बजट का प्री बजट जो मेमोरेंडम दिया उसमें मेंशन किया इस बात को। उसका कारण यह है प्रियंका जी, कि पति और पत्नी घर को मिलकर चलाते हैं। तो जो पति पैसा कमाता है वो कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन जो है घर पे है। तो ऐसा नहीं कि पत्नी का एक्टिव रोल नहीं है उसके अंदर। अगर तो वो दोनों अर्न करते हैं तो आप एक जॉइंट एक स्लैब दे सकते हैं उनको, ताकि अगर एक की आय कम है और दूसरी की ज्यादा है तो उसका थोड़ा सा फायदा उस परिवार को मिल जाएगा। तो आप एक नई एग्जम्पशन लिमिट दे सकते हैं, बेसिक एग्जम्पशन फॉर दोज मैरिड फाइलिंग जॉइंटली। और उसका दूसरा फायदा यह होता है कि पति पत्नी की आय जो है वो मिलकर जाती है, तो उसके इमोशनल और जिस तरह से समाज के अंदर थोड़ा अलगाववाद बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट और बॉन्डिंग भी उससे बढ़ती है। तो मुझे लगता है सरकार को बिल्कुल सीरियसली इस पर सोचना चाहिए और इस बार के बजट में कहीं ना कहीं इस फॉर्म को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए कि अगर मैरिड फाइलिंग जॉइंटली कर रहे हैं तो वो दोनों रिटर्न, क्योंकि अभी तक आयकर कानून में यह कि पति और पत्नी अलग माने जाते हैं। पर मुझे लगता है कि एक ऐसी कैटेगरी और क्रिएट करी जानी चाहिए जो पूरी दुनिया में है। हमारे यहाँ उसको जो है सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन हम पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्रिएट करके, जैसे आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख है, दोनों की 4-4 है, तो मिला करके एक 8 लाख का स्लैब बना दीजिए कि अगर आप इकट्ठे फाइल करते हैं तो 8 लाख का आपको बेसिक एग्जम्पशन मिलेगा और आपको सारे रिबेट्स उसी तरह से ज्वाइंटली मिल जाएंगे। उससे फायदा ये होगा, सरकार के लिए असेसमेंट करना भी बहुत आसान है। परिवार की इनकम आपको पता लग गई, परिवार के एसेट्स आपके पास है, आप बड़े अच्छे से उन एसेट्स को देख सकते हैं, भले ही मेरे नाम हो। तो उससे क्लबिंग प्रोविजंस की जो जरूरत है वो कम पड़ेगी उसकी, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता नहीं है क्लबिंग से। और जो शैम ट्रांजेक्शन है वो ऑटोमेटिकली पति और पत्नी की जो ट्रांजेक्शन है वो कम से कम हो जाएंगी और उससे आयकर जो है सरकार को मुझे लगता है ज्यादा मिलेगा और देश के अंदर एक अच्छा माहौल जाएगा और लोग जो है साथ रहना पसंद करेंगे। विनोद सर, 2025 को उस साल की तरह याद किया जाएगा जो रिफॉर्म वाला साल रहा है, जीएसटी रैशनलाइजेशन जिसको हमने आते हुए देखा। हेल्थ इंश्योरेंस पर बड़ी छूट मिली,
ज़ीरो जीएसटी हो गया अगर आप खुद के लिए और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने पर सेक्शन 80D की छूट जो अभी हमें केवल और केवल पुराने टैक्स रिजीम में मिलती है, इसको नई टैक्स रिजीम में लाने की मांग टैक्स पेयर्स करते रहे, पर निर्मला जी ने कोई भी इस पर जो है तवज्जो नहीं दी है, मैं कह सकती हूँ। उनका कहना है कि वो डिडक्शंस और छूट जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में नहीं लाना चाहती हैं। सेक्शन 80D की छूट जो अभी हमें पुरानी टैक्स रिजीम में मिलती है। और हेल्थ इंश्योरेंस, देखिए, एक पंथ दो काज कहते हैं ना, कि हमें देश में हेल्थ इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ानी है, उसकी पेनिट्रेशन बढ़ानी है, इसलिए सरकार ने जीएसटी ज़ीरो कर दिया है। क्या सरकार इस छूट को न्यू टैक्स रिजीम में शामिल करती हुई दिख सकती है, जिसमें आप अपने लिए, अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए जब बीमा खरीदते हैं तो जो सेक्शन 80D की छूट मिलती थी वो मिलनी शुरू हो जाए? देखिए, छूट तो किसी तरह की निर्मला जी नए टैक्स रिजीम में सेक्शन लाने के मूड में नहीं है, क्योंकि वेरिफिकेशन एक बहुत बड़ा इशू है जिससे बचने के लिए वो न्यू टैक्स रिजीम लेकर के आई थी कि कोई क्लेम करता है तो उसको कैसे वेरीफाई किया जाए, गलत क्लेम कर रहा है, ठीक कर रहा है। क्योंकि आपने देखा बहुत सारे पॉलिटिकल डोनेशंस के केसेस आए पिछले साल 2025 में। उससे बचने के लिए सब चीजें हैं। तो जहां तक मुझे लगता है जो 87 एकड़ रिबेट जिसकी हमने बात की थी, वहीं पर कुछ खेला जा सकता है या कोई भी एडजस्टमेंट वहां की जा सकती है। सेक्शन में कहीं कोई ना तो वो प्रोविजन क्रिएट करने के मूड में है, तो मुझे लगता नहीं 80D को यहां लाएंगी। लाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो बहुत जरूरी है। एक मेडिकल का छूट जो है वो सबको मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना सर्वाइवल नहीं है, सबको इसकी जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं तो अगर मुझे टैक्स में छूट मिलती तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत ज्यादा मैं उसके लिए ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है वो 87A के रिबेट में या बेसिक एग्जम्पशन में जब बढ़ा दिया जाएगा तो वहीं से उसका जो क्लेम मिलता है, तो सरकार उस मूड में है। कोई 80D मुझे नहीं लगता अलग से आएगा। ये मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है, हालांकि लोग डिमांड कर रहे हैं इस बात की तो मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ ऑप्टिमिज्म उसके अंदर ओके, दिखाई तो चलिए, तो सबसे ज़्यादा आप स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि भाई 87A रिबेट में हमको चेंज दे सकते हैं, और स्टैंडर्ड डिडक्शन में 80D को जिस तरह से निर्मला मैम नकारती आई हैं कि हम इस तरह के डिडक्शन नहीं लाएंगे, विनोद सर भी कह रहे हैं इस तरह के डिडक्शन की उम्मीद नहीं रखिए। ओवरऑल विनोद सर, खुशखबरी देने वाला बजट हो सकता है या नहीं? ऑन अ 1 to 10 स्केल आपको क्या लग रहा है? डिमांड तो बहुत है, हम सबको चाहिए यही कि जेब पर थोड़ा सा बोझ कम हो। पिछले बार कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है, इसके लिए हमने टैक्स स्लैब में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। इस साल आपको मूड अभी क्या सेंस मिल रहा है? खुशखबरी देगा ये बजट या उम्मीदों पर पानी फेरेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल बजट खुशखबरी देने वाला होगा, किसी तरह का उम्मीदों पर पानी फेरने वाला नहीं है। उसके दो तीन कारण है। देखिए, जिस तरह से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, जहां से आपने अपना शुरू किया था आज, जिस तरह की सिचुएशंस है, हम पूरी दुनिया के अंदर एक साख बनाए हुए हैं। आज भारत की एक अपनी साख है। जिस तरह से लोग वापस रिपेट्रिएट हो रहे हैं, अपनी कंट्री में वापस आ रहे हैं, बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं, जिस तरह से H1B के इश्यूज हैं, उनको देखते हुए देश के अंदर एक अलग माहौल बनाया गया है। और वो माहौल को बनाने का, जब देश के सिटीजन्स का हैप्पी इंडेक्स या हैप्पी मोड बढ़ेगा, तभी देश के अंदर चीजें सब चलती हैं। अभी बहुत हैप्पी है। देखिए, जीडीपी बहुत अच्छा जा रहा है, जीएसटी का कलेक्शन बहुत अच्छा आ रहा है, सरकार इंटरेस्ट रेट्स को भी ठीक करने जा रही है, रैशनलाइज कर रही है। तो मुझे लगता है टैक्स के रेट्स में भी उसी तरह से छूट देगी। और लास्ट ईयर ही उन्होंने संदेश दे दिया था ये वाला कि हम किस मोड में जा रहे हैं। ओके, सो टैक्स के फ्रंट पर भी ये बजट ऐसा हो सकता है जो हमें अच्छी खबर ला करके देगा। विनोद सर, आपका वीडियो पॉज हो गया था, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल ये बजट जो है हैप्पी इंडेक्स के साथ आएगा। जिस पायदान पर पिछली बार सरकार चल गई है, जिस तरह से सरकार चली, और उन्होंने उसका हिंट दे दिया 12 लाख की रिबेट से और बाकी चीजों से, तो मुझे लगता है सरकार उसी लाइन पर आगे जाएगी। कहीं खुश रखेगी अपने सिटीजन्स को, मुस्कुराते रहिए, चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। बहुत अच्छा बजट आने वाला है। और अगर आप 1 to 10 स्केल की बात करते हैं तो मैं तो 10 नंबर पे हूं कि 10 नंबर का बजट आना चाहिए इसमें पहली बात। 10 नंबर का बजट आएगा, पर 10 नंबर की खुशी लाएगा कि नहीं? विनोद जी को तो पूरा विश्वास है कि भाई हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने वाला बजट होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं चाहूंगी जो लोग हमें सुन रहे थे, मुझे विनोद सर को, अपने कमेंट बॉक्स में आप भी अपने बजट की विश लिस्ट जरूर बताइए। हम एक और बातचीत में उसे भी इंक्लूड करेंगे। विनोद सर, थैंक यू सो मच आज की इस बातचीत के लिए। तो उम्मीदें तो बहुत है, अब 1 फरवरी का इंतजार
इंतजार है बेसब्री से और उम्मीद करते हैं कि ये बजट, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा, हैप्पीनेस क्वोशिएंट को बढ़ाए ही, हमारी उम्मीदों पर पानी ना फेरे। देखते रहिए मनी 9। बजट से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर को हम आपके लिए डिकोड करेंगे। नमस्कार।